आप पर इस तरह के आरोप लगाए गए कि आप पार्टी तोड़ना चाह रहे थे, भाजपा की तरफ चले गए और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। भाई इन लोगों को चेक करना चाहते तो साथ में है। ललन सिंह अध्यक्ष बने, उन पर भी आरोप लगा, लेकिन वो पार्टी में बने रहे, वो मंत्री भी बन गए, उनके साथ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं अपनाया गया, बस आपको बलि का बकरा बना दिया भाई तो दोहरा मापदंड इसी को कहते हैं। जिनकी जिनके बल्ले हुई है ना, इन सबको अपनी जमीनी औकात पता है। शंभू बाबू भाई, नीतीश बाबू बात किसकी करते रहते हैं और कि अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, सबकी बात करते हैं। आप देखिएगा उनके पास बैठता कौन लोग है। सिर्फ मैं था तो समझिए उस समाज का एकमात्र आप थे। अब आज आप देख लीजिए, कोई नहीं साहब, किसकी हिम्मत है। 2025 के चुनाव में मेरी पार्टी पूरी मजबूती से बिहार में लड़ेगी कि हमारे पास 140 से ज्यादा मजबूत साथी हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। कल जो आपकी भीड़ थी चाणक्य में, क्या वो सारे कार्यकर्ता जो आपने जेडीयू में बनाए थे वो सब आपके साथ शिफ्ट हो रहे हैं? मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व IAS भी कहिए, इनको सेक्रेटरी रहे हैं। भारत सरकार जो चलती है दिल्ली में, जो उनको जो सेक्रेटरी चलाते हैं वो भी रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहे और अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। मेरे साथ RCP सिंह हैं, आप सब जानते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अब इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है। क्या है पूरा रोड मैप RCP सिंह जी का, क्या है प्लान, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सर, पार्टी बनाने की वजह क्या दे? सबसे पहले तो शंभू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर कि आप आए हैं और आपने कहा कि पार्टी क्यों बनाई। तो मैं जो सार्वजनिक जीवन है, पब्लिक लाइफ है, मैं 1982 से हूँ और करीब करीब 42 साल तक मैंने सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन गुजारा है। इसमें 28 वर्षों तक मैंने सरकारी पदाधिकारी के रूप में काम किया और 14 वर्षों से मैं इधर शुद्ध रूप से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। 2 बार सांसद भी रहा राज्यसभा में और 1 वर्ष तक मंत्री भी रहा और एक दल का मैं महासचिव संगठन कई वर्षों तक रहा। फिर उस दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जनता दल यूनाइटेड का, जिसकी बिहार में सरकार है। देखिए, मैं तो प्राउड की बात है कि आपने उस पार्टी को इतना सींचा, इतना आगे बढ़ाया कि चौथी बार सत्ता। देखिए, मैंने बताया ना कि चूंकि मैं संगठन का आदमी हूँ, सरकारी संगठन में पहले काम करता था और ये राजनीतिक संगठन है, तो हमको संगठन का एक अनुभव था और संगठन में काम करने के हमारा एक लगाव भी है। तो जब मैं जुड़ा पार्टी से तो मैंने देखा कि पहले जो ये दल था, इनके बड़े बड़े नेता जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाते थे। ये सब सहमत होंगे, आप उनसे बात करिएगा कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना उस समय तक जनता दल यू में सभी जगह जिलाध्यक्ष तो हुए ही, प्रखंड अध्यक्ष भी हुए, पंचायत अध्यक्ष भी हुए और बूथ अध्यक्ष भी हुए। ये मैं नहीं दावा करूंगा कि मेरे बूथ अध्यक्ष सभी बूथों पर हुए, लेकिन बूथ अध्यक्ष भी पहली बार जनता दल यू में जब नीचे तक आए तो ये हमारे लिए गौरव की बात थी कि मैं था। और इतने हमारे ये कार्यकर्ता साथी, आप जो अन्य मार्ग को जानते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, लगातार 26 दिनों तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमने कराया था पूरे राज्य के साथियों का। कि राजगीर में एक बार नहीं कई बार हमने प्रशिक्षण कराया था, इसलिए जिससे कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनका सशक्तिकरण हो सके, एम्पावरमेंट हो सके, वो जाएं, वो जाने, किसी भी मुद्दे के बारे में चर्चा उनसे अगर की जाए कि उनको पूरी की पूरी जानकारी हो और कैसे जो उनके सामने जनता के मुद्दे आते हैं, पदाधिकारियों के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रखना चाहिए। आज क्या है, अगर आप देखिएगा जितने दल हैं उनके जरूर संविधान में प्रशिक्षण की चर्चा होगी, लेकिन शायद ही कोई दल है जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है। उनका प्रशिक्षण का भी अगर देखिएगा कार्यक्रम तो भी भाषण ही होता है। मतलब जनता को अपने मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से जोड़ दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से जोड़ दिया। और एक हमारा 1 to 1, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। आज भी अगर
पुराने जनता दल के कार्यकर्ता अगर आपको मिल जाएंगे, उनसे पूछिएगा, पंचायत तक के कार्यकर्ताओं को मैं उनके नाम से जानता था। कहीं भी अगर वो टकरा गए तो मैं बताता था कि भाई फलाना क्या है। और इसका कारण बहुत सिंपल था, हमने 33 प्रकोष्ठों का निर्माण किया था। जो प्रकोष्ठ होते हैं ना पार्टी में, उसमें सामाजिक ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप है, तो 33 प्रकोष्ठ, मैंने समझे 33 हमने राज्य स्तरीय अध्यक्ष नेता का निर्माण उसमें किया, फिर जिला में बना। तो इससे क्या होता है ना कि जिला में जाने, कोई ऐसा जिला नहीं होगा बिहार का जिसमें मैं दर्जनों वार से ज्यादा संगठन के मामले में। तो कल जो आपकी भीड़ थी चाणक्य में, क्या वो सारे कार्यकर्ता जो आपने जेडीयू में बनाए थे वो सब आपके साथ शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, जनता दल के कार्यकर्ताओं का, और ये मैंने एक बार एक दिन कहा भी है, किसी भी दल में आज की तारीख में जो कार्यकर्ता है उसका कोई सम्मान नहीं है। सम्मान का मतलब क्या होता है कि आप उससे संपर्क में हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं। मैंने बताया ना कि मेरा से रहा है और मुझसे संपर्क में लोग रहे हैं और उनके सुख दुख में मैं खड़ा रहा हूँ। इसलिए जिनको भी अभी भी हमसे काफ़ी लोगों का लगाव है, जब उन लोगों को पता चला कि मैं नई पार्टी का गठन कर रहा हूँ तो आपने कल देखा ही, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमने कोई सम्मेलन नहीं बुलाया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी आप एक बीजेपी में थे, सत्ताधारी दल है, बिहार में भी गठबंधन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, वहाँ ज़्यादा बेहतर थे? आपने कहा कि शायद मौका आपको काम करने नहीं दिया जा रहा था, देखिए, या कुछ प्रॉमिसेस थे, जिम्मेदारी नहीं दी गई? देखिए मैं तो पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में काम कर रहा था, और पार्टी में मैं था और पार्टी की नॉमिनी के रूप में मैं केंद्र में मंत्री था। और जब मैं मंत्री भी बना था तो बहुत इसके बारे में अफवाहें फैलाई गई कि अपने से मैं मंत्री बन गया। आप जानते हैं कि केंद्र में कोई मंत्री बनता है सहयोगी दल का तो बिना उनके तो सुझाव के बनता नहीं है। तो मैं जब केंद्र में मंत्री था तो अपने काम में मैं दिलचस्पी रखता था, और मुझे मेरा टिकट काटा गया 29 मई को। 27 मई को 2021 को मुख्यमंत्री से मेरी 1.5 घंटे की बातचीत हुई। लास्ट मेरी वही मुलाकात है। एक बार भी कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि, चलिए मैं उस पर आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा क्या लग रहा है आप पर इस तरह के आरोप लगाए गए कि आप उस समय पार्टी तोड़ना चाह रहे थे, या आपको लगता है कि आपके साथ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई और आप चूंकि बैकवर्ड समाज से भी हैं, पार्टी को आपने पिछड़ों अति पिछड़ों से जोड़ दिया था तेजी से, तो पार्टी के कुछ लोग मतलब कॉम्प्लेक्स फील कर रहे थे, या वो उनको लग रहा था कि नीतीश जी के बाद आरसीपी सिंह? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा और आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। एक उदाहरण मैं देता हूँ, शायद अप्रैल का महीना था, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। उसमें केंद्र में मंत्री थे भूपेंद्र यादव जी, मेरे मित्र भी हैं, उनकी बेटी की शादी थी। नीतीश बाबू आए हुए थे तो मेरे घर पर आए। आते ही मुझसे उन्होंने कहा कि आप मंत्री हैं, अभी भी ऐसी घर में रहते हैं आप, जो आप मंत्री वाला घर लीजिए। हमने कहा कि सर मंत्री का घर मिल गया है, अभी उसको मैं काम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद वो हम उसमें शिफ्ट करेंगे। उन्होंने कहा हमसे कि रामचंद्र बाबू सोमवार का दिन मत रखिएगा, मेरा जनता दरबार का दिन होता है, मैं आना चाहूँगा और कंजूसी मत करिएगा। आप समझिए अप्रैल के महीने में साहब आपसे कोई ये चर्चा करे, कहीं दिमाग में बात आएगी? जबकि मैं बता दूं, मुझे अब पता चलता है कि बिहार के ज़्यादातर लोगों को ये पता था कि मेरा टिकट कटेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा टिकट क्यों कटेगा। तो आपने जो बात कही ना कि भाई ये साजिश की बात हुई और ये भाजपा की तरफ चले गए और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जरा बताइए साहब, ये तो रिकॉर्ड है भाई, इन लोगों को चेक करना चाहिए। तो साथ में ये पता कर लें कि मैं कितनी बार भाजपा के जो नेता माननीय प्रधानमंत्री जी में कैबिनेट में जाता था। जब मैं मंत्री बना था एक बार मैं उनसे कर्टसी कॉल करने गया था, और जब मैं मंत्री पद से हट रहा था तो एक बार मैं कर्टसी कॉल उनसे करने गया था। बाकी मेरी कोई भेंट ही नहीं है। अच्छा सोचिए, अभी उसी बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार चल रही है। अब यही समझिए कि जो लोग आरोप लगा रहे थे और जिन लोगों ने बीजेपी के नेताओं के बारे में कुछ ही महीने पहले संसद में क्या क्या बयान दिए और आज साथ में मंत्री बनकर के घूम रहे हैं, तो
तो आपको लगता है कि आप चूंकि बैकवर्ड समाज से भी हैं और पार्टी को मजबूत जनाधार दे रहे थे, इसलिए आपको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, नीतीश जी के कान भरे गए या भड़काए गए इस तरह से? देखिए, इसमें मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। देखिए, आप सब चीज का इलाज कर सकते हैं या इलाज करवा सकते हैं, ईर्ष्या डाह जलन का कुछ नहीं होता। हो सकता है लोगों को लगता हो। अच्छा, एक सवाल आता है, जैसे आपका राजनीतिक वनवास हो गया जेडीयू के लिहाज से, आप अध्यक्ष थे, आपको हटाया गया, जो लोग अध्यक्ष बने, ललन सिंह अध्यक्ष बने, उन पर भी आरोप लगा, नीतीश जी ने बागडोर ले ली अपने हाथ में, उन पर आरोप लगा कि वो आरजेडी के साथ पार्टी को विलय कर रहे थे, लेकिन वो पार्टी में बने रहे, वो मंत्री भी बन गए, उनका पार्टी में मतलब उनके साथ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं अपनाया गया, बस आपको बली का बकरा बना दिया। भाई, तो दोहरा मापदंड तो इसी को कहते हैं कि अगर आपके सामने बात लाई गई कि मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूं, तो आपको ये विश्वास हो गया। विश्वास का कोई आधार नहीं था, आरजेडी वाले पर नहीं विश्वास हुआ, वो समझे, उस पर मैं तो कह नहीं सकता। तो सवाल है ना, आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी हुई आपके साथ? देखिए, ये तो क्योंकि इस मामले में आप बोल नहीं रहे, आप बहुत संभल के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप वकील रखते हैं अपने साथ, राय लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सहृदय दिखा रहे हैं अपने पूर्ववर्ती साथियों। देखिए, सहृदय, देखिए मेरा एक रहा है कि जिनके साथ भी मैं वर्षों, तो छोड़ दीजिए, नीतीश बाबू को तो वर्षों दशकों का हमारा संबंध रहा है, जिनके साथ मेरा 1 घंटा का भी रिश्ता रहता है, मैं कभी भी उस रिश्ते में किसी प्रकार का जो है, समझिए कि अनादर का भाव नहीं आने देना चाहता। ये हमारी अपनी एक सोच है। आप कल भी देखा होगा कि मैंने बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए, सबको मैंने धन्यवाद दिया बिहार के निर्माण में। आगे क्या है? क्या जेडीयू के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा थे आपके साथ? क्या आप, चुनाव बहुत नज़दीक है, आप समझिए 2025 में चुनाव है, क्या है रणनीति आपकी? देखिए, 2025 के चुनाव में मेरी पार्टी पूरी मजबूती से बिहार में लड़ेगी। अभी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे के पूरे, आप जानते हैं मैं घूमने वाला आदमी हूँ, मैं सभी जिलों में जाऊंगा। और हमारे पास ऐसा नहीं है, मैंने कल भी कहा है कि हमारे पास 140 से ज़्यादा मजबूत साथी हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो मैं जब जाऊंगा वहाँ सब चीज़ों को और मैं असेसमेंट करूंगा, और जब चुनाव का वक्त के 3-4 महीने पहले हम एक पूरा का पूरा हमारे सामने कल देखा मैंने, एक शॉर्ट कॉल पर पूरे 1000-1000 कार्यकर्ता आ जाएं, हर जिला के आपके अध्यक्ष आ जाएं, या इस तरह के मजबूत लोग आ जाएं, क्या पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको शंभू जी अपनी ताकत बनानी है। जब हमारी ताकत बनेगी ना, तभी कोई पूछेगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी ताकत बनानी है। मेरी ताकत किस प्रकार बन पाती है, कितना जनता हमसे जुड़ती है, कितने कार्यकर्ता हमारे मजबूती से साथ आते हैं, वो तो समय बताएगा। निश्चित रूप से सिंपैथी तो है, लोगों को लगता तो है कि आपको जो आरोप लगे आप पर, उसके बाद आपका राजनीतिक वनवास हो गया, और जो आरोप लगे सवर्ण नेताओं पर, उनकी बल्ले, उनकी तो वो तो मिनिस्टर बन गए, वो तो पार्टी में है ही, जबकि उन पर, जबकि उसके आप जिनके साथ जाना चाह रहे थे भी, अगर मान लीजिए, तो आज तो उन्हीं के साथ सरकार है, तो फिर आपको क्यों हटा दिया गया? जिनके बल्ले हुई है ना, 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2024 का लोकसभा का चुनाव, जरा उस क्षेत्र का स्टडी करा लीजिए। हाँ, ग्राफ गिरा है। सिर्फ ग्राफ ही नहीं गिरा है, कैसे कैसे लोगों से वोट लिया गया है पता कर लीजिए। और जब मैं उस दल में था, हमारे जितने साथी कार्यकर्ता थे, कितने शान से लोगों ने चुनाव लड़ा और किस प्रकार से जीते और कितने कम खर्चे पर जीते, और इस बार पता कर लीजिए। इनको पता है, इन सबको अपनी जमीनी औकात पता है शंभू बाबू, कि जब ये जाएंगे ना, बता देगी जनता इनको। एक पब्लिक परसेप्शन है राजनीति में अब तो गॉसिप कॉलम्स भी आते हैं। मैं गॉसिप नहीं, एक राजनीतिक परसेप्शन है कि नीतीश जी का चेहरा है, उनको चूँकि बिहार में दलित पिछड़े बैकवर्ड की राजनीति अपने चौधरी चरण कर्पूरी ठाकुर हों या जगदेव प्रसाद हों, इन सब लोगों ने सींचा, एक लंबी परंपरा है। रामविलास जी रहे नहीं, शरद यादव रहे नहीं, लालू जी का पॉलिटिकल करियर खत्म है, नीतीश कुमार उस अंतिम कड़ी में है। ये लगातार पूरे देश में अब तो बीजेपी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड की पार्टी अपने आप को कहलाना पसंद करती है। वो दावा करती है कि हमारे 27 मंत्री हैं ओबीसी के,
ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही उनके है। प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं। अभी हरियाणा में वो ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं जो मराठा लैंड है कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे, हरियाणा में उन्होंने जाट लैंड में कहा कि ओबीसी। तो पूरी राजनीति जो है वो बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। SC ST OBC शोषित वंचित समाज की एक राजनीतिक समझ है, सोच है। आप उसी समाज से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी को बैकवर्ड चेहरों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है पीछे से, और ये जनता बैकवर्ड समाज खासकर नीतीश जी के समाज को भी लगता है कि उनको सिर्फ आगे रखा गया है और राजनीति की बागडोर कमान कोई और ले रहा है। देखिए, आप करीबी हैं नीतीश जी के, क्या है? देखिए नीतीश बाबू के साथ तो मैंने बताया वर्षों से हम लोग काम किए, और ये सही बात है भाई, नीतीश बाबू बात किसकी करते रहते हैं और किए किस किस्म की, अति पिछड़ा समाज, जितने भी समाज की, जितने भी वंचित समाज, सबकी बात करते हैं। आप देखिएगा उनके पास बैठता कौन लोग है? सिर्फ मैं था तो समझिए उस समाज का एकमात्र आप थे। अब आज आप देख लीजिए, कोई नहीं साहब, किसकी हिम्मत है? एकदम नॉट रीचेबल है। कारण देखिए, हम तो बता रहे हैं कि हमारी तो 2 साल से ज़्यादा भेंट भी नहीं है भाई उनकी स्थिति क्या है, लेकिन निश्चित रूप से भाई पहले भी पता कर लीजिएगा, नीतीश बाबू के साथ मैं था तो जनता से मिलने का काम मेरा ही होता था। हम कहते थे कि आप सरकार चलाइए, हमारा काम है संगठन के अच्छा, साथ। एक चीज आपको, कल मैंने सारी बात देखी, आपको कॉन्स्पिरेसी से, जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, जो विश्वासघात हुआ, उसको लेकर आपके मन में तो एक टीस है, खरा है, लेकिन नीतीश जी को लेकर आपके मन में बहुत कोई वो नहीं है कि उनको, आपको लगता है कि उनको बहकाया गया इस तरह से? देखिए मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने वर्षों तक उनके साथ काम किया, और अब मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में जब मुझे कह रहे हैं कि बड़ा कर लीजिए मंत्री के रूप में, अब मई के महीने में वो टिकट कट रहा है, तो वो तो देखिए, जिन नीतीश बाबू के साथ मैंने काम किया, जिनको मैं आज भी जानता हूँ, तो उनके बारे में मैं कभी बुरा नहीं सोचता। लेकिन लोगों की सिंपैथी है आपके साथ, लोगों को लगता है कि आपके साथ, जैसे चिराग पासवान के साथ हुआ था, चाचा कुछ दिन के लिए मंत्री बने, बाद में अब चिराग पासवान, आपको लगता है कि आपको जिस तरह से टारगेट किया गया है, पॉलिटिकल आपको का एसिस्नेशन किया गया, पॉलिटिकल एसिस्नेशन ही कहेंगे, एक सत्ताधारी दल के आप अध्यक्ष हैं और उसके बाद आपको पार्टी बनानी पड़ रही है, तो इसको लेकर आपके समाज में भी सिंपैथी है, बैकवर्ड दलित समाज में भी सिंपैथी है, उसको लेकर क्या है? क्या लोगों से मिलेंगे, जाएंगे, कैसे बात करेंगे? क्योंकि मीडिया में भी आजकल मीडिया का भी बड़ी भूमिका है, अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो जब हटा भी 6 अगस्त 2022 को नीतीश बाबू के साथ से, देखिएगा मैं पूरा घूमते रहा हूँ, मैं कभी बैठता नहीं हूँ, और मुझसे मिलने वाले, मैं जब गांव में भी था, मैं क्यों पटना में आया, मैं गांव में चले गए आप? हाँ, वहाँ आपने कॉन्फ्रेंस किया, कल हाँ, गांव से बहुत लगाव है। हम तो देखिए गांव में पढ़ करके उस जमाने में हम IAS अफसर हुए साहब, हम तो गांव में पढ़े हैं, हमारे पिताजी शिक्षक थे, मैं गांव के हाई स्कूल से मैं वहाँ पास किया, तो हम लोग तो जमीन पर रहे हैं और जमीन पर भी सब हमको पता है। बेरोजगारों के लिए कोई एजेंडा है? बहुत बड़ा एजेंडा आपने, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी इशू है बिहार के, बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं इसमें 2 बातें आपको कहना चाहूँगा। 2 तरह से आप रोजगार देते हैं, एक सरकारी सेवाओं के माध्यम से, और दूसरा जो गैर सरकारी सेवाएं। सरकारी सेवाओं की एक सीमा है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बिहार में आज भी, अगर आप देखिएगा, मैं चूंकि मैंने गांव की बात से मैं शुरू कर देता हूँ आपको। पहले भी ग्राम पंचायत थे, क्या होता था, एक वहाँ कर्मचारी होता था, एक अमीन होता था, एक ग्राम सेवक होता था, 3 विलेज लेवल वर्कर्स उस जमाने में भी थे। आज भी जाइए, करीब करीब वही है, जबकि वो गांव सभा या गांव पंचायत है, इतनी एक्टिविटी बढ़ गई। पहले कोई गांव में पैसा जाता था क्या? आज करोड़ों रुपए जाते हैं, और आदमी वही 3 है। तो आप सोचिए कितने गुंजाइश है लोगों को और वहाँ पर लेने एम्प्लॉयमेंट की, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें कोई बचत नहीं है। आप नहीं देते हो तो कहीं से काम कराता है, गड़बड़ी होती है। और सबसे बड़ा जो है वो जो आपको रोजगार मिलेगा वो निजी क्षेत्र में निवेश का, जो मैंने कल चर्चा कर रहा था कि जिस बिहार को, मिनरल्स के बारे में सारे के सारे जो आगे आने वाली जितनी टेक्नोलॉजी है, जिन मिनरल्स की आवश्यकता होगी सबसे ज़्यादा कहीं है तो बिहार में। तो अगर हमारे पास पहले क्या होता था, जब बिहार झारखंड एक था, मिनरल्स हमारे निकाले गए लेकिन उद्योग बिहार के बाहर लगाए गए। अब हम लोग का ये प्रयास क्या, हम लोग इस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि इन जितने तरह के हमारे पास आज मिनरल्स हैं, उनसे जो उद्योग लगे, उनसे ना सिर्फ हम रॉयल्टी कमाएं,
बल्कि उनसे संबंधित जो उद्योग हैं उसमें प्राथमिकता बिहार में देनी पड़ेगी। ये आपने आशा रखा है नाम, इसका मतलब बहुत खूबसूरत है नाम, प्रोनाउंसिएशन में अच्छा, आशा, उम्मीद, क्या है? देखिए कैसे इसका सुनते? पूरा नाम देखिए, आप सबकी आवाज़, हाँ, इसको अगर आप करिएगा तो ASA होता है। आशा तो देखिए एक पॉजिटिव इस है, काइंड ऑफ होप। एकदम बिल्कुल भाई। हम लोग आशान्वित हैं कि हमारा बिहार जो कभी सत्ता का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र रहा है, और जिसको आज मजदूर की मंडी बना दी गई है, आगे बिहार जब विकसित प्रदेश बनेगा तभी बिहार के लोगों का सपना पूरा होगा। मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ इंटरव्यू में, सो आपको जानता ही था, लेकिन आपसे रूबरू पहले थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पिताजी देखिए मैं बता देता हूँ, मैं पैदा लिया था अपने गांव में, अपने घर में ही, और संजोग से मेरे घर में मेरा बहुत बड़ा परिवार था, ज्वाइंट फैमिली। हम लोग के घर में उस जमाने में 67 से 70 आदमियों का खाना बनता था। फादर जॉब में थे? हाँ, हमारे पिताजी शिक्षक थे, गांव में अच्छा, शिक्षक शिक्षक में। थे। और मैं बता दूं, देखिए क्या शिक्षा, हम लोग गांव से पढ़ करके उसमें IAS बने, और मेरे पिताजी शिक्षक थे, और जिस जिले में उनकी, जिस स्कूल में नियुक्ति, वहीं से रिटायर किए, कोई स्थानांतरण नहीं होता था उस जमाने में। तो मैं, दो हमारी बहनें और मैं, तो हमारी जो बड़ी बहन है उसका एक बेटा भी IAS में है, वो तमिलनाडु काडर में है। मेरी दूसरी जो बहन है उसके 2 बच्चे हैं, वो भी सरकारी सेवा में हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक आप जानते हैं कि बिहार काडर में IPS में है, दूसरी लॉयर है। तो मैं मजाक में करता हूं कि एक का काम है जेल भेजना, दूसरे काम है छुड़ाना। तो हमारा तो यही हम लोग का बैकग्राउंड है। आप सोचिए, ये सवाल मैंने क्यों पूछा इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सोचिए, आज भी इस देश में मैं बार बार कहता हूं ना कि अब जातिवाद का शिकार उनको होना पड़ेगा जो सिस्टम में आ रहे हैं, जो सिस्टम में घुसे हुए हैं। आप व्हाइट कॉलर जॉब में, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरी लेवल पे, आप सेक्रेटरी भी रहे हैं ना? हम भारत सरकार में प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, यहाँ हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे ना बिहार में? तो सोचिए, एक बैकवर्ड समाज से आने वाला आदमी जो IAS बनता है, JNU जैसे संस्थाओं में पढ़ता है, जिसको आजकल फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से ऐसे लोग निकलते हैं। आपके विदेश मंत्री वहाँ से अभी पढ़े लिखे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण JNU से हैं, और उसके बाद भी आपके साथ इस तरह की पॉलिटिकल एसेसिनेशन हो सकता है कि आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पार्टी लगातार 20 साल से सत्ता में है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए पार्टी चुनाव जीतती है, गठबंधन में सरकार भी बनती है, और आपको राजनीतिक बनवास झेलना पड़ सकता है। समझिए इस कॉन्स्पिरेसी को, इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब कास्टिज्म उनके साथ होगा जो इस सिस्टम, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पॉलिटिकल लीडरशिप में जा रहे हैं। और बिहार में ये चर्चा बहुत तेज है। मैं बार बार कहता हूं कि यूपी बिहार में जातिवाद पर वोट नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। सोशल जस्टिस की यहाँ लड़ाई मजबूत है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद की लड़ाई बहुत मजबूत है, और इन्हीं सब विचारों से लैस हैं RCP सिंह, जो मॉडर्नाइजेशन को भी जानते हैं, आधुनिकीकरण को भी जानते हैं, जिनका मैंने कल भाषण में सुना इनका कि किस तरह से भारत में प्राचीन गणतंत्र की लिखी भी है। आपने कहा डेमोक्रेसी यहाँ आई है, सम्राट अशोक की धरती है ये, मगध की धरती है ये। तो ये तमाम घालमेल है इनमें, राजनीतिक समझ भी है, सामाजिक समझ भी है। राजनीतिक समझ हो, सामाजिक समझ हो, ब्यूरोक्रेसी से निकले हों, और समाज के प्रति भी जवाबदेह हो, तो आप बहुत लोगों को खटकते हैं। और शायद यही वजह है कि एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई और पिछड़े समाज के 2 बड़े नेताओं को आपस में लड़ा दिया गया, और नतीजा आपके सामने है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? क्या इस तरह के पॉलिटिकल एसेसिनेशन दलित पिछड़ों के साथ होता है आज भी? मेरे लिए तो जीता जागता गवाह है RCP सिंह। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, ये कह रहे हैं कि हम मैदान छोड़ेंगे नहीं, हम मजबूती से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, जो सामाजिक भागीदारी की लड़ाई है, उसको लड़ेंगे। शुक्रिया सर हमें समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।